नमस्कार, यूपी की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधा रुख करते हैं खबरों की ओर। बरेली जनपद में कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने शहर के बड़े बीजेपी नेता सहित 4 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि वो 7 दिसंबर 2022 को रामपुर गार्डन में दवाई लेने के लिए जा रही थी। तभी बीजेपी नेता और उनका ड्राइवर और अन्य 2 कार सवार लोगों ने उनके साथ दुष्कर्म किया है। जब उसने थाना कोतवाली में शिकायती पत्र दिया तब पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की, जबकि मुझे नामजद शिकायत पत्र दिया गया था। सर, मैंने 2015 में उनके यहाँ काम छोड़ दिया था। उससे पहले जो है मैं वहाँ पे काम करती थी। कम से कम 12-13 साल मैंने उनके यहाँ काम किया है और पूरा फैमिली में ही रही हूँ मैं हमेशा। वो हमेशा ही मतलब घर पे मॉलेस्ट करते थे और मैंने उनसे मना करने के बाद जो है उन्होंने एक दिन मुझे अपने सिटी ऑफिस वाला जो घर है वहाँ पे बुलाया था। वहाँ पे बुलाने के बाद उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, तो मैंने उन्हें धक्का देकर बोला कि नहीं सर, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं वहाँ से भाग आई। ये थाना कोतवाली में 7 दिसंबर 2022 को एक 376 डी आईपीसी की धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इसमें पीड़िता का मेडिकल वगैरह जो भी कार्रवाई होती है वो करवाई गई है और तथ्यों के आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई करवाई जाएगी। अभी तक की जांच में इसमें जो आरोप लगाए हैं उनकी पुष्टि नहीं हो रही है। फिर भी अगर नए तथ्य सामने आते हैं और जो भी रिपोर्ट्स वगैरह सामने आती है उनके आधार पर कार्रवाई की। अभी आज मुझे पता लगा आप ही लोगों के माध्यम से कि अब उसको 7 तारीख दिखाया गया है। उस दिन तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी यहाँ शहर में मौजूद थे और 6 तारीख को भी जहाँ की घटना दिखाई गई वहाँ पूरे सीसीटीवी मौजूद हैं, सबकी रिकॉर्डिंग है। मैं जहाँ फंक्शन में था, एनुअल फंक्शन था हटमैन का, मैं वहाँ था, तो सभी जगह की वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं। बहुत सारे लोग हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत ही घिनौना टाइप का आरोप जो है ये इस तरह का लगाया गया है जो राजनीति से प्रेरित होगा और निश्चित रूप से पुलिस तो देश भर में घूम घूमकर सोने के आभूषणों की चोरी करने वाली शातिर महिला अहमदाबाद से गिरफ्तार हुई है। ज्वेलरी की दुकान से आभूषण चोरी करने का एक वीडियो बीते महीनों वायरल हुआ था। बता दें कि बीते 17 नवंबर को कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत बलदेव प्लाजा में स्थित बेचूलाल ज्वेलर की दुकान से एक महिला ने लाखों के सोने की कीमती हार को चुराकर बड़े आराम से फरार हो गई थी। हालांकि ये पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। कैंट पुलिस मुकदमा दर्ज कर इस महिला की धरपकड़ में लगी हुई थी। वहीं अब 2 महीने बाद पुलिस के सफलता हाथ लगी है और इस शातिर महिला को गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार महिला पहले अपने मामा के साथ मिलकर ज्वेलरी की दुकानों में जाकर सोने के आभूषणों की चोरी किया करती थी। मामा के मर जाने के बाद ये अकेली चोरी की घटनाओं को अंजाम देने लगी। पूछताछ में महिला ने बताया कि वो पिछले 15 सालों से ज्वेलरी चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रही है। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना कैंट को एक बेहतरीन सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने एक ऐसी अभियुक्ता को गिरफ्तार किया जो पूरे भारत भर में अलग अलग जगहों पर जाकर चोरी करती है। उन्हें वास्तव में भारत के चारों कोनों में जाके चोरी की है। पुलिस ने बीटीएस, सर्विलांस, फोटो फुटेज तमाम जानकारी के बाद में करीबन 2 महीने तक इसका अलग अलग जगहों पे पुलिस जो है पीछा करती रही। करीबन 2 महीने बाद कल इनको अहमदाबाद से ट्रांजिट रिमांड पर गोरखपुर पुलिस है इनको लेके आई है। इनको अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। तो एक बार फिर अमीन निरीक्षण को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिस पर अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय की अदालत में सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई के लिए 25 जनवरी मुकर्रर की गई है। साथ ही कोर्ट ने सभी पक्षकारों को 25 जनवरी को सुबह 11 बजे सुनवाई के दौरान प्रस्तुत होने के स्पष्ट आदेश जारी किए हैं। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता नीरज शर्मा का कहना है कि अमीन कमीशन जारी किए जाने का कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया था और बिना नोटिस दिए ही
कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने ऐतराज जताते हुए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया और कोर्ट ने अमीन कमीशन रिपोर्ट पर रोक लगा दी थी। तो वहीं हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने बताया कि मुस्लिम पक्ष ने एक झूठा आरोप लगाते हुए एक प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया और कहा कि उसको नोटिस कॉपियां नहीं दिलाई गई थी, जबकि वो लोग कह रहे हैं कि झूठ है और सारी कॉपियां उनको पहले से ही उपलब्ध करा दी गई थी। कोर्ट ने जब मामले की सुनवाई की तो मुस्लिम पक्ष ने एक झूठा आरोप रेज किया कि उन्हें बात की कॉपी नहीं दी गई है, जबकि बात की कॉपी नियम अनुसार उनको दे दी गई थी। उस चीज़ की उन्होंने दोबारा आपत्ति की, तो फिर भी कोर्ट ने दोबारा हमें आदेश किया है कि एक बार उन्हें बात की कॉपी और दे दी जाए। हम एक बार और कॉपी सप्लाई कर देंगे और अगली डेट पर कोर्ट ने नियम अनुसार 25 जनवरी सुबह 11 बजे समय पर टाइम पर मौजूद रहने की हिदायत भी दी है सभी पक्षों को। जो पक्ष टाइम पे नहीं पहुंचेगा, कोर्ट मानेगा कि वो अपना पक्ष रखना नहीं चाहता है। माननीय न्यायालय सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन 3 में कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह वाले मामले में सुनवाई हुई। हमने माननीय न्यायालय में पिछली बार प्रार्थना पत्र लगाया था कि वहाँ पर जब ईदगाह के अमीन जांच रिपोर्ट में अमीन साहब जाएँ तो वहाँ जिले के वरिष्ठ अधिकारियों का मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ सफाई कर्मचारी, बिजली कर्मचारी और वहाँ सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों का होना बहुत जरूरी है। तो हमने माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र लगाया था। जैसा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला माननीय न्यायालय में चल रहा है और आज न्यायालय में इसकी सुनवाई हुई और सही ईदगाह पक्ष के लोगों को कहना था कि जो ऑर्डर किया गया है गलत है, इसको पहले सुना जाना आवश्यक है। तो इसी को लेकर उन्होंने ऑब्जेक्शन भी दाखिल किए और जबकि बाल कृष्ण के जो अधिवक्ता है उनका कहना है कि पहले इसमें जो ऑर्डर हो गया उसकी कंप्लायंस होनी चाहिए। तो इन सभी विषयों को माननीय न्यायालय के द्वारा सुना गया। सुनने के बाद न्यायालय ने अग्रिम तारीख इसमें 25 जनवरी निर्धारित की गई और 25 जनवरी पर जो ऑब्जेक्शन हमारे द्वारा जब इसकी जानकारी हुई तो हमारे द्वारा एप्लीकेशन मूव की गई कि साहब ये जो आदेश पारित किया गया है वो बिना हमें सुने हुए पारित किया गया और जब तक हम पर नोटिस और सम्मन इस मुकदमे के तामील नहीं हुए थे। इस अमर की एप्लीकेशन हमने मूव की थी ऑनरेबल कोर्ट के सामने कि सर सबसे पहले वादीगण से हमें सारे वाद पत्र की नकलें हमें दिलवाई जाएं और हमें भी पर्याप्त समय दिया जाए कि हम अपना पक्ष ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखें, उसके बाद ही इसमें कोई आदेश पारित किया जाए। तो राजधानी में रेशम निदेशालय द्वारा आयोजित समिट कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि प्रदेश की योगी सरकार रेशम उत्पादक किसानों की सभी समस्याओं का समाधान कर रही है। हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्साहित हैं। मंत्री ने कहा कि अकेले वाराणसी में ही बहुत ज्यादा खपत है, हम लोग इतनी मात्रा में उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं और जिससे हमको कर्नाटक सरकार से आयात करना पड़ता है। ये 23 तक यहाँ स्टॉल चलेंगे और इसमें जो रेशम के उत्पादक हैं हमारे उत्तर प्रदेश के किसान, उनको हम लोग कुछ पुरस्कार स्वरूप उनको दे करके उनको प्रोत्साहन देते हैं कि वो अपना और अच्छा उत्पादन करेंगे। चूँकि सिल्क की पैदावार बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी है और हमारा विभाग पूरी तरह से लगा है और अभी तक 3500 मीट्रिक टन हो रहा था, हम उसको ज़्यादा बढ़ाने के प्रयास में है। चूँकि हमारी सिल्क की खपत उत्तर प्रदेश में बहुत है। अकेले बनारस में 5000 मीट्रिक टन हमारे बुनकरों को सिल्क लेना पड़ता है। तो वाराणसी में सबसे ज्यादा इसकी खपत है और किसानों को सरकार काफी फायदा भी दे रही है। रेशम उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन दिया गया। हम आपको ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ से दिखा रहे हैं। रेशम की खपत प्रदेश में सबसे ज्यादा हो रही है और सरकार किसानों को विशेष प्रोत्साहन भी दे रही है। किसानों को सरकार दे रही है विशेष प्रोत्साहन। राजधानी लखनऊ में रेशम उत्पादक किसानों को मिल रहा है सरकार से विशेष प्रोत्साहन और राजधानी लखनऊ में रेशम की खपत ज़्यादा है। वाराणसी में आपकी जगह वाराणसी में इसकी खपत बहुत ज़्यादा है और इसको लेकर
किसानों को प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको राजधानी लखनऊ से दिखा रहे हैं। वाराणसी में सबसे ज़्यादा इसकी खपत ये कहा गया, और ये तस्वीरें लखनऊ से। तो आपको राजधानी लखनऊ के क्षेत्र आशियाना स्थित सीएमएस स्कूल के संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी ने गणतंत्र दिवस परेड की है और साथ ही तैयारियां को लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 20 जनवरी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में सर्वधर्म समभाव पर आधारित है। ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु चाहे कहो श्री राम मलिक सबका मालिक एक है। अलग अलग विषय को लेकर झांकी प्रदर्शित की जा रही है। इस अवसर पर सीएमएस संस्थापक व प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी ने झांसी के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस परेड में यह झांसी सर्वप्रथम समभाव एवं वसुधैव कुटुंबकम की महान संस्कृति के अनुरूप मानव मात्र में से प्रेम करने की प्रेरणा देगी और प्रेम प्यार सहयोग सौहार्द व भाईचारा से ओतप्रोत विश्व व्यवस्था का आह्वान करेगी। आगे कहा कि गणतंत्र दिवस परेड में फेमस की झांकी जनमानस के विशेष आकर्षण का केंद्र होगी। इस झांकी गीत के माध्यम से सीएमएस छात्र छात्राओं ने संदेश दिया कि सभी धर्मों का स्रोत एक ही परमापिता परमात्मा है। सबका स्रोत एक ही परम पिता परमात्मा है। ये संदेश दिया गया है। झांकी गीत के माध्यम से संदेश इसमें दिया जाएगा। हम ये आपको झांकी के दौरान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। झांकियों को लेकर बच्चों की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। गणतंत्र दिवस पर यहां झांकी लगाई जाएगी और इसको लेकर तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। वाहेगुरु चाहे कहो श्री राम सबका मालिक एक है, अलग अलग है नाम। तो ये जो नाम है इनके ऊपर झगड़ा है। सारा हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के यानी दुश्मन होते जाते हैं केवल अज्ञानता के कारण, और उसी को मिटाने के लिए ये झांकी बनाई गई। खाना खा लीजिए भाई। खाना खा लीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी यहाँ पे झांकियों का जो कार्यक्रम रखा गया है, और हमारे साथ बात करने के लिए सीएमएस के संस्थापक जगदीश गांधी जी मौजूद हैं। उनसे बात करना चाहेंगे कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसको लेकर क्या कुछ जनता को संदेश दें। सर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, समाज में बहुत हिंदू मुस्लिम दंगे की रोज़ खबरें आ रही हैं और धर्मों के बीच में लड़ाइयाँ बहुत बढ़ती जा रही हैं। इसी बात को लेकर के हमारे दिमाग में ये पॉइंट आया है कि इन सबको कैसे ख़त्म किया जाए। तो लोगों ये होती क्यों है? तो इसके पीछे अज्ञानता का ही कारण और कोई नहीं है। तो जैसे पानी है या वाटर है, इस पर झगड़ा है कि पानी ठीक होता है या वाटर ठीक होता है, तो दोनों तो एक ही है। तो ये बात इतनी सी बात है, ये समझाने के लिए हमने कहा ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु चाहे कहो श्री राम सबका मालिक एक है, अलग अलग है ना। तो नाम तो अलग अलग है लेकिन मालिक सबका एक परमात्मा है। और राम कहे, अल्लाह कहे, ईश्वर कहे, दुनिया अज्ञानता के कारण। सर, जो लगातार हिंदू मुस्लिम को लेकर क्या दिन दंगे हो रहे हैं और इसमें एक दूसरे को भड़काने का कार्य किया जा रहा है, क्या करता है? ये उसी के लिए झांकी बनाई, उसी के लिए ये बड़ी झांकी बनाई, वो संदेश कैसे भी लोगों तक पहुँचे, उसी के लिए ये गाना बनाया और इस पर डांस सिखाया। सारा कार्यक्रम और पूरी झांकी उसी उद्देश्य को लेकर इतनी बड़ी झांकी बनाई।
SMS के पर उनका कहना है अल्लाह भगवान और वाहिगुरु एक है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये भी बात है कि आए दिन हिंदू मुस्लिम को लेकर के दंगा फसाद हो रहा है। लेकिन उनका कहना है कि ये जितने भी हैं अपने अल्लाह वाहिगुरु और राम एक हैं, किसी भी प्रकार का कोई एक दूसरे के भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रथम दीक्षित RNTV लखनऊ। तो बाराबंकी शहर में एसडीएम नवाबगंज विजय कुमार त्रिवेणी द्वारा नामित यादव नायब तहसीलदार केपी सिंह के नेतृत्व में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद रात में प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री करने वाले निबलेट तिराहे पर स्थित न्यू कमला मेडिकल स्टोर पर पुलिस व खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन की टीम ने रात को खाद्य सुरक्षा औषधि निरीक्षक सीमा सिंह ने मेडिकल स्टोर को वीडियोग्राफी के साथ गवाहों की मौजूदगी में सील किया, जिसमें 5,58,000 रुपयों की औषधियां सील की गई है। साथ ही 4 औषधियां के नमूने जांच एवं विश्लेषण हेतु संग्रहित किए गए हैं। गवाहों के अनुसार इस मेडिकल स्टोर पर रात में प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री खुलेआम होती थी, जिससे युवाओं पर गलत प्रभाव पड़ रहा था। इसमें एसडीएम नवाबगंज के मौखिक विजय के क्रम में हम लोग आए थे और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम भी साथ में थी। ऐसी शिकायतें मिली थी कि कुछ दुकानों से कोडिन बेस्ड जो है सिरप बेचा जाता है, जो कि एक तरह से प्रतिबंधित है और बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दिया जाता। उसका नशे के रूप में भी काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है अगर ओवरडोज हो तो ऐसी शिकायत मिली थी कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के और किसी को भी नशे के पर्पज से इसका सेल किया जाता है, डायरेक्टली रात में किया जाता है। इसी की जांच के लिए हम लोग आए थे। 2-3 दुकानों की आज विधिवत जांच की गई है। तो 5.5 लाख की दवाइयों को जब्त किया गया। न्यू कमला मेडिकल स्टोर में ये कार्रवाई की गई और यहाँ कहा जा रहा है कि रात में प्रतिबंधित दवाइयों को बेचा जाता था और इस वजह से युवाओं पर इसका काफी गलत असर पड़ता था। ये पूरा मामला बाराबंकी से, जहां 5.5 लाख की प्रतिबंधित दवाइयों को सील किया गया है। ये मेडिकल स्टोर की हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। न्यू कमला मेडिकल स्टोर के नाम से स्टोर है और यहाँ प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री रात के समय में काफी ज्यादा होती थी और इसी वजह से ये कार्रवाई की गई है। तो हमीरपुर जिले के 200 साल पूरे होने पर महिलाओं ने बाइक रैली निकाली। बता दें कि महिलाओं ने बाइक रैली के जरिए यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। ये रैली मुख्यालय की सड़कों से निकाली गई है। इस दौरान इस रैली में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। तो खबर बरेली से है, जहां सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने आईटीबीपी सेना के कैंपस पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सांसद ने आईटीबीपी के जवानों को हिंदी भाषा को लेकर प्रेरित किया और स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर फाइलेरिया के खिलाफ अभियान का फीता काटकर उद्घाटन किया है। सांसद ने बच्चों को दवा खिलाकर अभियान की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने आईटीबीपी बुखारा कैंपस में फाइलेरिया के खिलाफ जंग में सहयोग के लिए लोगों को शपथ भी दिलाई। इस दौरान सांसद ने कहा कि फाइलेरिया एक गंभीर रोग है, दवा सेवन से ही इससे बचा जा सकता है। कभी कभी फाइलेरिया के परजीवी शरीर में होने के बाद भी इसके लक्षण सामने आने में सालों लग जाते हैं।
इससे बचाव कैसे किया जाए, ये भी सरकार की एक योजना है। तो इसमें फाइलेरिया जिस तरीके से देखा होगा कि लोगों के हाथ पैर मोटे हो जाते हैं, हाथी पाँव हो जाते हैं, फिर लोग कहते हैं कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, तो इसको फाइलेरिया बोलते हैं। कभी कभी पानी आ जाता है, लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए 5 वर्ष से ही बच्चे की शुरुआत में ये गोलियां दी जा रही हैं। अलग अलग स्टेप हैं, 5 साल की उम्र है तो अलग है, 18 साल की है तो अलग है, उससे ऊपर है तो अलग है। तो मैं चिकित्सा विभाग को बधाई भी देना चाहता हूँ, डॉक्टर सौरभ जी को विशेष तौर से बधाई देना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब ITBP के कमांडेंट साहब को, और यहाँ सभी को बधाई देना चाहता हूँ। तो बाराबंकी में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से इलाके में धड़ल्ले से झोलाछाप डॉक्टरों के क्लिनिक चल रही हैं, जहां आए दिन गरीब मरीजों का शोषण होता दिख रहा है। एक ऐसा ही मामला थाना बदोसरा क्षेत्र से सामने आया, जहां एक झोलाछाप डॉक्टर ने पैसों के लालच में एक दलित व्यक्ति के हाथ की उंगलियां ही काट डाली। आपको बता दें कि हजरतपुर निवासी पीड़ित युवक चंदर गौतम को 8 महीने पहले हाथ की उंगली और अंगूठे में मामूली इन्फेक्शन हुआ था, जिसका वो लखनऊ के मेडिकल कॉलेज से इलाज भी करवा रहे थे। पीड़ित ने बताया कि 3 महीने तक इलाज चलता रहा और जिससे उन्हें फायदा भी मिला था, लेकिन 5 महीने पहले ही क्लिनिक चलाने वाले झोलाछाप डॉक्टर लवकुश चौहान ने पीड़ित को अपने क्लिनिक पर रोककर भरोसा दिलाया कि वो पीड़ित का इन्फेक्शन 8 दिन में ही ठीक कर देंगे, जिसमें सिर्फ 2000 का खर्चा ही आएगा। पीड़ित झोलाछाप डॉक्टर की बातों में आ गया और उसने इलाज भी वहां पर करवाने लग गया, लेकिन झोलाछाप डॉक्टर इलाज करने के बजाय उससे पैसे ऐंठता रहा और उसने ऑपरेशन कर पीड़ित के हाथ की उंगली और अंगूठे को काट डाला, जिसके बाद पीड़ित की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। हमारे हाथ में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था सर। उसके बाद हमारी मेडिकल कॉलेज से दवाई हो रही थी। ये लोग कुछ डॉक्टर ने झूठ बोल करके लोग को चौहान हमको यहाँ पर बहाने से बुला करके, फिर उसके बाद हमारी उंगली बोले कि सरकारी डॉक्टर बुला के कटवाएंगे, पैसा कुछ जमा करो। हम पैसा जमा करें, अपने बूथ शटर बंद करके हमारी उंगलियाँ दोनों काट दिए। एक बार काटे नहीं ठीक हुई, 2 बार काटे नहीं ठीक हुई, हमारी दर्द भरती जा रही थी। और सर हम बहुत परेशान हो गए। आप जो आखिरी में हमको जवाब दे रहे हैं कि अपना घर बेचो, हम बाराबंकी जाएंगे, बाराबंकी से तुम्हारी इलाज करना। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।